विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया चैप्टर है अ गर्ल विथ अ बास्केट। नाम को सुन करके आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर किसी गर्ल विथ अ बास्केट के बारे में बात किया गया है, एक लड़की टोकरी के साथ इस विषय पर बात किया गया है। नाम से लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा कि यहाँ पर कोई लड़की है और वो एक टोकरी, गर्ल मीन्स होता है लड़की, विथ मीन्स साथ में, अ बास्केट टोकरी, एक लड़की टोकरी के साथ। और ये पूरी स्टोरी एक्चुअली यही 9 वर्ष की बच्ची थी, 9 वर्ष की बच्ची और उसकी टोकरी के आसपास इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी है और इम्पोर्टेंट भी है। शुरुआत यहाँ से होती है कि विलियम सी डगलस नई दिल्ली से हिमालय की तरफ आगे बढ़ते हैं और वो एक स्लो मूविंग ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। स्लो मूविंग ट्रेन विद पैसेंजर, जिसमें जो हर स्टेशन पे जंगल में कहाँ कहाँ पर रुकती रहती है ना, आप लोग जानते होंगे, कभी सफ़र किए होगे दोबारा नहीं करोगे। इतना डेंजर, इतना बोरिंग ट्रेन होती है। अगर आप एक बार उसमें सफ़र कर लोगे तो बोलोगे नहीं भैया 100 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन इससे सफ़र नहीं करूँगा लाइफ में। पता लगा जहाँ सुनसान कुछ नहीं, जंगल है, खाने पीने कुछ नहीं है, रुक गई भाई। अब लोग हाँ चाहे कोई लूट ले आकर, उसका नाम ही पैसेंजर है। चलो शुरू करते हैं। तो विलियम सी डगलस नई दिल्ली से रानीखेत की तरफ बढ़ रहे हैं, नई दिल्ली हिमालय की तरफ बढ़ रहे हैं और वो एक स्लो मूविंग ट्रेन से, एक धीमी चलने वाली ट्रेन से सफ़र कर रहे होते हैं और वो बरेली से हो करके बरेली पहुंचते हैं। मतलब नई दिल्ली से हिमालय की तरफ बढ़ते हैं, आगे बरेली पहुंचते हैं और बरेली से रानीखेत की तरफ कार से जाते हैं। तो जब ट्रेवल कर रहे थे, ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे, उस समय की वो घटना बताते हैं कि वो जब स्लो मूविंग ट्रेन से सफ़र कर रहे थे तो रास्ते पर तमाम स्टेशन मिल रहे थे। और थोड़ा सा ये भी घटना बताते हैं कि वे इंडिया क्यों आए थे। विलियम सी डगलस को इंडिया भेजा गया था, अमेरिकन थे, विलियम सी डगलस को इंडिया भेजा गया था यह जानने के लिए कि आप जाइए देखिए अभी अभी भारतवर्ष आज़ाद हुआ है और आज़ादी के बाद वो कैसा महसूस कर रहा है। क्या वो वहाँ के लोग आज़ादी को पसंद कर रहे हैं, क्या वे अपने अनुसार जीवन यापन शुरू कर दिए हैं या फिर उनकी स्थिति और ख़राब हो रही है, क्या अपने आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और क्या वो आज़ादी के मायने समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, और निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग में कोई असमानता तो नहीं है, आपस में कोई मनमुटाव तो नहीं है, उनकी देश के प्रति क्या सोच है, देश के प्रति क्या रवैया है, देश के प्रति क्या नज़रिया है, यह देखने के लिए, यह महसूस करने के लिए उनको विलियम सी डगलस को अमेरिका से इंडिया भेजा गया था। इंडिया आते हैं और मैंने बताया अभी कि वो नई दिल्ली से हिमालय की तरफ आगे बढ़ते हैं ट्रेन के द्वारा। एक धीमी पैसेंजर चलने वाली स्लो मूविंग ट्रेन थी, उसमें बैठकर सफ़र करते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बरेली में उतरते हैं, इसके बाद कार से उनको रानीखेत पहुंचना था और रानीखेत वही था जहां पर एक हिल स्टेशन था। हिल स्टेशन में जहां पर आर्मी कैंप होता है, आर्मी कैंप समझते हैं, जहां पर आर्मी लोग रहते हैं सुरक्षित जगह पे, और वहां से सामने लगभग 6000 फीट की दूरी पर ऊंचा लंबा हिमालय खड़ा हुआ था। एक तरफ हिमालय गगन छू रहा था, उसी के लगभग 6000 फीट की दूरी पर एक बड़ा टापू था, वहां पर आर्मी कैंप बनाया गया था और उस आर्मी कैंप में उनको पहुंचना था। इतना क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। जब वो ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन खचाखच भरी होती है। उस ट्रेन में वो सफ़र करना शुरू कर देते हैं और ट्रेन चूँकि स्लो मूविंग ट्रेन थी, धीरे धीरे चलती थी और चाहे छोटा स्टेशन चाहे बड़ा स्टेशन, हर स्टेशन पर ट्रेन रुका करती थी। तो जब ट्रेन रुकती थी कुछ लोग चढ़ते थे, कुछ लोग उतरते थे, मतलब पूरी ट्रेन, कुछ लोग उतरे कुछ लोग भी चढ़ गए। तो इस प्रकार से पूरी ट्रेन खचाखच भरी हुई थी और उनको चूँकि लोगों से बातचीत करना था, तो जहाँ पर भी वो ट्रेन रुकती थी तुरंत वो अपने गेट से नीचे उतरते थे और एटलीस्ट 2 or 3 पीपल से वो डिस्कस करते थे, बातचीत करते थे, कन्वर्स करते थे, और उनमें से कम 3 लोगों से बात करने पर एक पर्सन ऐसा मिल जाता था जो इंग्लिश बोलना जानता था। विलियम सी डगलस वाज एन अमेरिकन, इसलिए उनको इंग्लिश आती थी, हिंदी नहीं आती थी। तो उस समय इंग्लिश बहुत कम लोगों को आती थी, तो स्टेशन पर कई लोगों से बात करते थे, तो उनमें से एक आध कोई मिल जाता था जो उनसे इंग्लिश में बात कर सकता था और उनकी बातों को इंग्लिश में समझ सकता था। तो इस प्रकार से वो हर स्टेशन पर उतरते थे और लोगों से बातचीत करते थे और उनको बात करने का विषय क्या था, प्रेजेंट डे न्यूज़, दिन भर की दिनचर्या, दिन भर की जो घटनाएं घटती थी उसकी विषय में बात करते थे और
देश दुनिया के बारे में, दुनिया में क्या घटित हो रहा है उसके बारे में बात करते थे। और आसपास के जो फ्रीडम फाइट नेता लोग होते हैं, मतलब बड़े बड़े लोग थे उनके विषय में बात करते थे, और उनका देश के प्रति क्या रवैया है, देश के प्रति क्या सोच है, इस प्रकार से वो बातचीत करते थे। और बातचीत करके यह अनुमान लगाने की कोशिश करते थे कि इस आदमी का अपने देश के प्रति क्या प्रेम है, क्या रवैया है। तो हर बार जब भी ट्रेन रुके वो प्लेटफॉर्म पर उतरते थे और लोगों से बात करने लगते थे। और वो देखते क्या थे, जब स्टेशन पे उतरते थे तो पूरा स्टेशन भरा हुआ रहता था। किससे? सिख, मुस्लिम, हिंदू, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स, है ना, ये सब मतलब युवा हिंदुओं से, मुस्लिम से, सिख से, ईसाइयों से, और फेरी वालों से, और कुली से, मतलब और जो होता ना फेरी वाले होते हैं ना, ये चीज़ खरीद लो, इतना हाथ भी लिए टहलते हैं। और सब्जी वालों से, है ना, हॉकर फेरी वाले सब्जी वालों से, हर प्रकार से वो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म भरा हुआ था। कोई फल बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई पुराने या इस तरह कपड़े बेच रहा है। इस प्रकार से सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे। कोई हाथ से बना हुआ पंखा बेच रहा है, कोई टोकरी बेच रहा है। छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बच्चे तक सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे। सब लोग पैसे कमाने के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए, पेट भरने के लिए मेहनत कर रहे थे। टोकरियाँ और सामान इस तरह से बेच रहे थे। और आपको बता दें, वो जो लोग थे जो आसपास टहल रहे थे, वो धोती कुर्ता टाइप पहने थे, मतलब लूज वाइट गारमेंट्स, लूज ढीला ढाला वाइट सफ़ेद गारमेंट्स, कपड़ा ढीला ढाला सफ़ेद कपड़ा मीन्स क्या? धोती कुर्ता। और उस ज़माने में लोग और क्या जीन्स टी शर्ट पहनेंगे, है ना। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947-48 की बात है ये, तो उस ज़माने में लोग वही पहनते ही थे। 1950 की बात है ये। अच्छा, 1950 में घूमने आए थे जब हम लोग रिपब्लिक डे मना रहे थे ना, तब की बात है। तो हम लोग उतना अपने इंडिपेंडेंट तो हुए नहीं थे, अपना अपना नया नया संविधान लागू हुआ था, नए नए प्रधानमंत्री बने थे, सब कुछ नया नया था। तो सिस्टम अप टू डेट नहीं हुआ था, थोड़ा सा दिक्कतें हुआ करती थी। उन्हीं दिक्कतों को देखने के लिए ही विलियम सी डगलस इंडिया आए हुए थे। अब वो कहते हैं, लिखते हैं इसमें कि जो लोग हॉकर्स बेगर्स सब थे, वे लोग लूज वाइट गारमेंट्स, ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे और नंगे पैर थे। उन्होंने जूता या सैंडल या शूज़ या सॉक्स नहीं पहन रखा था। नंगे पैर बेचारे चल रहे थे, घूम रहे थे और अपने अपने सामान को बेच रहे थे। और कुछ पदयात्री भी थे, कुछ यात्री भी थे, वो भी लूज वाइट गारमेंट्स पहने और नंगे पैर बेचारे घूम रहे थे। तो बताते हैं जिस रास्ते से होकर वो गुजर रहे थे, भाई हर बार उतरते बातचीत करते, जिस रास्ते से गुजर रहे थे वो गंगा का उपजाऊ मैदान था। क्या? अपर रिच पार्ट ऑफ गंगा रिवर। तो गंगा रिवर का ऊपरी मैदान था, बहुत उपजाऊ मैदान था। और उस समय चूँकि बाढ़ काफ़ी आई थी, बरसात हुई थी, तो वहाँ आसपास की नदियाँ जो थी बड़े बड़े क्षेत्र को, धान का समय था उस समय, धान के बहुत बड़े बड़े खेतों को पूरा डुबोए हुए थी। तो देख के लग रहा था कि हाँ, यहाँ पर फसल अच्छी पैदा होती है। और वो थोड़ा गर्म प्रदेश में था। आगे और बताते हैं कि वो जो गंगा नदी थी, गंगा नदी चूँकि यहाँ पर नदियाँ होती हैं, वहाँ पर बालू भी होता है। तो जो शिल्ड था उसका, मतलब बालू था, वो ब्राउन कलर का दिख रहा था। दूर दूर तक पूरा ब्राउन कलर का मिट्टी यार था, चारों तरफ बालू ही बालू बिखरा हुआ था। आगे बताते हैं, इस प्रकार से लोग बात करते आगे बढ़ते आ रहे थे। और ये भी बताते हैं वो कि जब कुछ गांव मिला करते थे, तो गांव के जो घर थे वो मिट्टी के बने हुए थे। किसके? मिट्टी के बने थे। और पानी और गोबर मिला करके उसको लिपाई पुताई, गाँव में लोग समझते हो अच्छे से, मिट्टी का घर बना हुआ था और उसको लिपाई पुताई किया गया था। और छप्पर, बम्बू मीन्स बांस की बल्ली बनाई गई थी और उसके ऊपर छप्पर, घास फूस का छप्पर बना करके उसको मजबूती से बांधा गया था। उसी में लोग रहते थे। तंबू बना करके स्टेशन के किनारे भी लोग बहुत से रहने लगे थे। और ये बताते हैं कि वो जो दीवार थी ना, मिट्टी की दीवार थी, उन दीवारों में पंपकिन मीन्स कद्दू, है ना, कद्दू ऊपर चढ़ा हुआ था। और उसमें येलो फ्लावर, पीला फूल होता है ना कद्दू का, पीले पीले फूल लगे हुए थे, पूरा छछड़ा हुआ था। और जब ट्रेन चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वो लहरा रहा। भाई जब ट्रेन चलेगी तो लहराता दिखाई पड़ेगा ना, तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल लहराता हुआ चल रहा हो, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। और स्टेशन के आसपास कुछ बंदर और कुछ बंदरिया भी थे। और जो कुछ बंदर
कुछ बंदर के बच्चे अपनी मम्मियों के साथ थे, मम्मी लोगों के साथ थे, मतलब बंदर जो छोटे बच्चे थे ना अपने मम्मी के साथ वो चिपके हुए थे, होता ना पेड़ भी चिपके रहते हैं ऐसे पीठ में या पीठ पर बैठे रहते हैं। तो इस प्रकार से वो लोग इस पेड़ से उस पेड़, कहीं छोटे मोटे कहीं पेड़ थे, बरगद का पेड़ थे, इस प्रकार जंगली पेड़ थे, दूर दूर पर कहीं कहीं पर डॉटेड थे। तो जो बंदर लोग थे वे भी लोग बेचारे भोजन की तलाश में, भोजन के लिए इस पेड़ से उस पेड़ उछल कूद कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि मेरी जो रूटीन था हर स्टेशन पे उतरना और लोगों से बातचीत करना। मैं बातचीत करते करते बहुत आगे निकल गया और एक स्टेशन पर जब मैं उतरता वहाँ पर तो मेरा रूटीन डिस्टर्ब हो गया। रूटीन क्या था? लोगों से बातचीत करना। अचानक जिसे वो स्टेशन पे उतरते हैं कुछ बच्चे उनको घेर लेते हैं टिड्डियों के रूप में, जैसे लोकस्ट की तरह, लोकस्ट मीन्स टिड्डियों की तरह उन्हें घेर लेते हैं। और वे बड़े बड़े सामान हाथ में लिए थे, हैंडमेड बास्केट, जिसे हैंडमेड बास्केट हो गया, हैंडमेड फैन हो गया, या फिर पेपर से स्टिप से बना हुआ फैन, या इस तरह बहुत से, या फिर फूल रखने वाली झबिया हो गई। इस प्रकार से हाथ से बना हुआ बहुत सारा हैंडमेड आर्टिकल्स वो लोग लिए थे, कुछ लोग सिर में, कुछ लोग हाथ में। वे सब उनके पास इकट्ठा हो गए और उनको फोर्स करने लगे, प्रेस करने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे कि आप हमारे सामान को खरीद लीजिए। लेखक बोलते हैं कि जो बच्चे थे वहाँ छोटे छोटे, मुझे नहीं मालूम कि ये लोग क्या कह रहे थे, भाई वो तो अंग्रेज और बच्चे लोग अपने इंडिया वाले क्या बोलेंगे, हिंदी में बात करेंगे, तो समझ नहीं पा रहे थे। बोलते हैं विलियम सी डगलस बोलते हैं कि आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे वर सेइंग बट आई वर अंडरस्टैंडिंग देयर फीलिंग्स। मुझे नहीं पता है कि वो क्या कह रहे थे, लेकिन मैं उनकी भावनाओं को समझ रहा था। मैं ये समझ रहा था कि वो मुझे प्रेस कर रहे हैं टोकरी और फैंस खरीदने के लिए, और उनको ये लगा कि ये बड़े आदमी हैं, भाई गरीब लोग हैं क्या खरीदेंगे। उनको लगा ये बड़े आदमी है, ये हमको अच्छी रकम दे सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में हमारी सामान खरीद सकते हैं। तो इसलिए चारों तरफ इकट्ठा हो गए थे, फोर्स करने लगे थे। लेखक को दया गई उन पर और उन्होंने लगभग जितने भी लोग थे ज़्यादातर टोकरियाँ और फैन पंखे के ले लिए, पूरा दोनों हाथ ऐसे भर लिया। हाँ, और जब भर लिए सोचे क्या करें भैया, थोड़ा मुड़ते हैं जैसे, और सारे बच्चे बेच करके चले गए, खाली हो गए। तो सोचे चलो चले आगे बढ़ते हैं, बैठते हैं ट्रेन में। लेकिन जैसे मुड़े देखे छोटी सी बच्ची 9 साल की, अ गर्ल ऑफ 9 ईयर्स, एक 9 साल की बच्ची फटे पुराने गंदे कपड़े पहने हुए, आंखों में आंसू लिए हुए उन्हीं के पास खड़ी थी और उसके हाथ में एक क्या था, टोकरी। उसी लड़की के बारे में बात हो रही है, गर्ल विद द बास्केट। समझ क्या हो गया ना? एक लड़की थी, 9 वर्ष की बच्ची थी, फटे पुराने टॉर्न एंड डर्टी क्लॉथ्स पहने हुए थी, एंड शी वाज इन वेरी पुअर कंडीशन। वो लगता है कि भोजन भी ठीक से नहीं की थी, बेचारी कुपोषित लग रही थी। हाँ, उसकी आंख में आंसू थे, बहुत दुखी लग रही थी। और वो भी कुछ कहती राइटर को, और राइटर समझ ना पाए, लेकिन ये बात अवश्य समझ गए कि वो भी कह रही है कि हमारी भी टोकरी आप खरीद लीजिए। लेकिन द राइटर हैज़ नो रूम, लेखक के पास कोई हाथ में जगह थी नहीं, कैसे खरीद लेगा। तो उसने बड़ी मुश्किल से बायां हाथ मैनेज किया और अपनी कोट वाले पॉकेट में मुट्ठी और हाथ डालता है, एक मुट्ठी भर सिक्के निकाल लेता है, एक मुट्ठी भर सिक्के निकाल करके उस लड़की के टोकरी में रख देता है। अगर जब लड़की के टोकरी में रख दिया तो लड़की ने अपना चेहरा सामने किया और थोड़ा उसके एटीट्यूड को देख करके लगा कि राइटर ने कुछ गलती कर दिया है, मतलब वो थोड़ा गुस्सा हो गई। गुस्से से उसने राइटर की तरफ देखा तो लेखक थोड़ा डर गया, बोला मैंने कुछ गलती तो की नहीं, एक्चुअली वो हेल्प करना चाहता था, उसके पास पर्याप्त पैसे थे, लेकिन जगह न होने के कारण वो टोकरी खरीद नहीं सकता था। इसलिए सोचो चलो एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के तौर पर मैं इनको पैसे दे दूं, गरीब दिख रही हमको, मांगने वाली होगी कोई शायद। लेकिन वो लड़की मांगने वाली नहीं थी, बल्कि वो टोकरी बेच रही थी। जब उनको उन्होंने दान के तौर पर भिक्षा दे दिया उसको, तो लड़की को बुरा लगा। लड़की ने उनको इस तरह ध्यान से देखा और इसके बाद पूरे जो टोकरी में पैसे सिक्के थे ना, एक मुट्ठी भर, उन सिक्कों को उठा करके राइटर को फिर से वापस कर दिया। अब लेखक मजबूर हो गए, क्योंकि ही वांटेड टू हेल्प द गर्ल, क्योंकि वो लेखक उस लड़की की हेल्प करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मजबूरी बस उस लड़की की टोकरी खरीद ली और उसके बाद मुस्कुराते हुए वो पैसे लेकर के चली गई। अब राइटर बोलते हैं, हम लिखते हैं इसमें कि यहाँ पर बताना ज़रूरी है कि वो बच्चे थे कौन, जो बच्चे मुझे चारों तरफ टिड्डे की तरह इकट्ठा हो गए थे। एक्चुअली वो बच्चे थे कौन, उनके बारे में जानना ज़रूरी है। जब हमारे इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था,
कहते ना, जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो बहुत से हिंदू लोगों को पाकिस्तान से भगा दिया गया था। अब बहुत से अपने मर्जी से यहाँ से इंडिया से भी बहुत से लोग चले गए थे पाकिस्तान, दोनों को आज़ादी थी। लेकिन हमारे यहाँ के लोग जो थे जो पाकिस्तान जाना चाहते थे उनको सम्मान के साथ भेज दिया गया। लेकिन वहाँ से जो लोग थे, हिंदू और मुस्लिम थे, बहुत से लोग, हर प्रकार के लोग, हिंदू मुस्लिम दोनों लोग आए थे, उनको जगा दो, हिंदू मुस्लिम दोनों आए थे। तो जो वहाँ से लोग आए थे उनको बहुत परेशान किया गया था ड्यू टू रिलीजियस फैनाटिसिज्म, धार्मिक पागलपन के कारण उनको पाकिस्तान से इंडिया ज़बरदस्ती भगा दिया गया था कि आप जाइए, आपको इस देश में जगह नहीं, आप हिंदू हैं, आपको भगा दिया जाएगा। तो उनके पास कुछ था नहीं, वैसे भी गरीब थे बेचारे पहले से, और जो कुछ भी उनके पास सामान था जितना उनसे हो सकता था लेके वहाँ से निकल पड़े थे। कहाँ से? पाकिस्तान से। कब? जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। लेकिन उनके पास थोड़ा बहुत राशन रहा होगा, थोड़ा बहुत घर के सामान रहे होंगे, थोड़ा बहुत पानी रहा होगा, लेकिन निकल पड़े। लेकिन इतनी तपन, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में कोई कैसे झेल पाएगा? और थोड़ा ना 2-4 किलोमीटर है, कई 100 किलोमीटर दूरी पर थी चल करके तब उनको इंडिया पहुंचना था। और वे लोग इतने भूखे प्यासे होते थे, रास्ते में उनको पूरा भोजन खत्म हो गया। भाई परिवार के सब लोग हैं, कितना खाएंगे बेचारे, कितना 2-2 बोरा लेके चलेंगे नहीं, जितना जिससे हो सका घर में सब लोग थोड़ा थोड़ा लेके चले आए। लेकिन रास्ते में उनका अनाज खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, जो सामान था सब खत्म हो गया। रास्ते में जब भूख लगती थी, प्यास लगती थी, तो भूख और प्यास की तड़प से जहाँ पर वो लोग गिरते थे वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती थी। बहुत थोड़े बच पाए थे, बहुत थोड़े बच पाए थे, हाँ बहुत थोड़े बच पाए थे जो बेचारे इंडिया पहुंच पाए थे। और छोटे छोटे बच्चे थे ना, ये उन्हीं शरणार्थियों के छोटे छोटे बच्चे थे। हाँ, ट्रेन नहीं थी बेटा, ट्रेन थी लेकिन मार काट हो रहा था तो लोग पैदल चल दिए, पहुंच ही जाएंगे। वहाँ रहने से तो अच्छा चलो वहाँ से भागो। अब और ट्रेन पे जाएंगे, स्टेशन पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे लोग पहले ताके बैठे हैं कि मारेंगे इनको, तो उनके लिए सही तरीके के जंगल भागना, जान बचाना था। तो कटुआ, हाँ इससे कहते कटुआ, निकल पड़े वैसे ही। तो बहुत ज़्यादा लोग रास्ते में मर गए थे। जिनके पास अनाज ख़त्म हो जाए तो पड़ोसी के यहाँ डाका डालेगा, तो मार का वही जब आदमी मरने लगता है ना, जब आदमी लग रहा है भूख से मर रहा है तो कुछ भी कर सकता है वो, तो आपकी जान भी ले सकता है अपने को बचाने के लिए। सही बात है कि नहीं? अच्छा, कोई भी हो, चाहे इंसान से जानवर कोई भी हो, अगर ये लगेगा कि आपको मारने से मैं बच जाऊँगा ना, आदमी मार देगा उसको। जब ऐसी स्थिति आ गई है तो ये अगर ये इसे मैं नहीं मारूंगा तो मैं मर जाऊंगा, तो वही को मार करके वो बच जाएगा। वही स्थिति हुई, मार काट शुरू हो गया, लोग एक दूसरे को मारने लगे, मार कर जो कुछ अनाज मिले उसको छीन करके खाने लगे अपने आप को बचाने के लिए। बहुत स्थिति खराब हो गई थी, लेकिन किसी तरह से कुछ लोग बच करके इंडिया पहुँच आए थे। और उनके पास यहाँ कोई परिचित था नहीं कि चलो भैया कोई रिलेशन में है उनके यहाँ रहने लगेंगे, तो ना कुछ जान करके स्टेशन के आसपास मैदान रहता ही है भाई, रेलवे स्टेशन के आसपास मैदान रहता है, वहीं पर अपना झोपड़ी बना करके रहने लगे थे। और वही झोपड़ी की इनकी जो मैंने कहा था ना, मिट्टी से बने हुए छप्पर थे, पंपकिन था पेड़ों में, और वो मिट्टी से कटी हुई दीवारें थी, कमज़ोर दीवारें थी, उन्हीं के विषय में बात कर रहा हूँ मैं। वही सब लोग थे, टेंट बना करके सड़क के किनारे किनारे रहने लगे थे बेचारे। और उनके पास कुछ था नहीं कि कैसे जीवन यापन करना है, तो वो लोग हाथ से बनी हुई टोकरियाँ, हाथ से बने हुए पंखे और हाथ से बनी हुई झबिया वगैरह बना करके स्टेशन पर बेच कर किस तरह गुजारा करते थे। आसपास बना करके स्टेशन पर लाके बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर लेते थे, और फिर छोटे छोटे बच्चे मिल करके सब टोकरियाँ बेचते थे, और जो पैसा मिलता था उसे अपना पेट भरते थे। ये स्थिति थी उस समय की, कितनी दयनीय स्थिति थी। अब आगे बढ़ते हैं। तो वो लड़की चली जाती है और लेखक सोचने लगते हैं, और लेखक ये सोचते हैं कि शायद आज उसे घर में जितना मैंने पैसे दिए हैं उतना पैसा होगा, मतलब इसके अलावा उसके पास अब कोई पैसा ही नहीं होगा, क्योंकि अगर पैसा होता तो भूखी क्यों रहती बेचारी। तो आज उसको कुछ पैसे मिले हैं जिससे वो और उसका परिवार आज कम से कम कुछ भोजन पाएंगे, कुछ पेट भर लेंगे आज। और ये कहते कहते वो आगे बढ़ जाते हैं, और बाद में कहानी पर यहीं पे ख़त्म हो रही है, थोड़ा सा और है। लास्ट में जब वो फिर से जाते हैं, मिलते हैं हम उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनसे बाद में मिलते हैं और उनसे यही कहते हैं कि मैंने एक 9 वर्ष की बच्ची के अंदर पूरे हिंदुस्तान की झलक देख ली है, और इसी कारण से आई हैव फॉलन इन लव विथ इंडियन पीपल।
मैं भारत और भारतीय लोगों से इसीलिए प्रेम करता हूँ क्योंकि जब मैंने देख लिया है एक 9 वर्ष की बच्ची, उन्होंने पूरी कहानी सुनाई थी कि कैसे मैं स्टेशन पर एक बच्ची से मिला था और वो कैसे उसने बहादुरी और ईमानदारी का परिचय दिया, स्वाभिमान का परिचय दिया। मैंने उसको दान दिया था, भिक्षा दिया था, लेकिन उसने मेरी भिक्षा वापस कर दिया था, तो मुझे मजबूर होकर के उसका टोकरी खरीदना पड़ा, तब जा कर के वो मेरा पैसा एक्सेप्ट की है। ये सारी घटना जब नेहरू जी को उन्होंने बताया तो और ये भी कहा उन्होंने कि यही कारण है कि मैं भारतीय लोगों से इतना प्रेम करने लगा हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया हिंदुस्तान की एक झलक 9 वर्ष की बच्ची के अंदर। जब एक 9 वर्ष की बच्ची जिसे ग्रामर का ना ज्ञान है न मैनर का ज्ञान है, ग्रामर मीन्स तौर तरीका, ना उसे रहन सहन का तौर तरीका मालूम है, ना उसे खाने का तरीका मालूम है, ना उसे कपड़े पहनने और ना ही उसको बोलने का ढंग मालूम है, तब पर मैंने उसके अंदर इतने अच्छे संस्कार देखे हैं। जब मैंने उसके अंदर वो अच्छे संस्कार देख लिए 9 वर्ष की बच्ची के अंदर, तो निश्चित है जो बड़े बुजुर्ग लोग होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे, वो कितने अच्छे होंगे, वो मैं छोटी सी बच्ची को देख करके समझ गया हूँ। यही कारण है कि मैं भारतीय लोगों से इतना अधिक प्रेम करने लगा हूँ। बस इतनी सी है कहानी। गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।